प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा निबंध लेखन के बारे में। तो बच्चों, निबंध लेखन क्या होता है? निबंध लेखन भी होता है कि जब हमें किसी एक विषय के ऊपर कुछ बातें लिखनी होती है। तो कुछ बातें वो बहुत सारी पंक्तियों में होती है, 10, 15, 5 जितनी भी हमें पंक्तियां लिखनी होती है, वो सभी पंक्तियां क्या है बेटा, हमारे जो उसमें शब्द हैं या वाक्य हैं वो क्या, सही क्रम में, सही एक निश्चित क्रम में हमारे वो वाक्य शब्द लिखे जाने चाहिए। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम निबंध। तो देखिए निबंध पढ़ते हैं हम अपना पाठ निबंध लेखन। देखो निबंध शब्द नि जमा बंध से मिलकर बना है। ठीक है, निबंध अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नि जमा बंध। ठीक है, जिसका अर्थ है बंधा हुआ। ठीक है, निबंध लिखना भी एक कला है। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से क्रमबद्ध होते हैं और व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा जो निबंध है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, नि जमा बंधन, बंध से। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका, बंधा हुआ। तो निबंध लिखना क्या है, एक कला है। हमें इसमें क्या करने पड़ते हैं, सभी वाक्य सही शब्द हमारे एक निश्चित क्रम में लिखे होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम कि जब हम निबंध लिख रहे हो तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार है। पहला क्या, देखिए विषय को भली भांति समझना चाहिए। जो हमारा विषय है उसको हमें भली भांति समझना चाहिए, यानी कि जो हमें दिया गया है विषय, ठीक है, कि भाई इस चीज के ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, तो उसको क्या है, हमें उसको अच्छी प्रकार से समझना है कि हमें दिया क्या है और हम उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चुने गए विषय पर कुछ देर विचार करना चाहिए। जो विषय आपको दिया गया पहले उसके बारे में थोड़ा सा विचार करो, सोचो कि हम इसके क्या क्या हम वाक्य बना सकते हैं, फिर आप अपना निबंध लिखना आरंभ करें। आगे भाषा की सरलता व स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। जो उसमें की भाषा है वो क्या है, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। ये क्या, एक संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। निबंध को छोटे छोटे अवतरणों में बांटकर लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे अवतरण बनाने चाहिए उसके, यानी कि 5-6 लाइन का एक अवतरण हो गया, फिर दूसरा होगा 4-5 लाइन का, इस प्रकार से। तो देखो कुछ निबंध उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। यहाँ पर देखो कुछ दिए गए निबंध, देखो कैसे लिखे गए हैं, फिर आप भी कोई भी विषय लेकर वैसे ही आप निबंध अपना लिखिए। देखो सबसे पहले क्या, दीपावली। दीपावली का निबंध है। देखो भारत त्योहारों का देश है। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दीपावली का अर्थ है दीपकों की पंक्तियां अथवा दीपों की माला। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह त्योहार प्रति वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन दुकानें और घर सजाए जाते हैं, बाजार दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं। बच्चे और बड़े सभी सुंदर और नए वस्त्र पहनते हैं। लोग मिठाइयाँ, फल, मेवे और पटाखे खरीदते हैं। रात को लोग धन की देवी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे लिखा गया है ना हमारा निबंध। इसमें क्या है, हमारी सारी वाक्य का एक क्रम से है, यानी कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या, सारे जो वाक्य हमारे एक क्रम से लिखे गए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, निबंध। दूसरा देखो हम निबंध पढ़ते हैं चाचा नेहरू का। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भला कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए सब बच्चे जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को। देखो वे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। उन्हें बच्चे इतने प्रिय थे कि उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया। यानी कि 14 नवंबर को किनका जन्म हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और यही जो 14 नवंबर वो किसके रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में। यानी कि उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। इस दिन बहुत से उत्सव होते हैं जो बच्चों से संबंध होते हैं। तो आपके विद्यालय में देखो बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो बाल दिवस से संबंधित हो, और आपके विद्यालय में बहुत ही हंसी खुशी मनाए जाते हैं। देखो शिक्षण संस्थाओं में नृत्य, गान, नाटक, खेलकूद आदि होते हैं। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में बच्चों का बड़ा उत्सव होता है। बच्चे कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस दिन
बच्चे शांति वन जाकर चाचा नेहरू की समाधि पर पुष्प भी अर्पित करते हैं। नेहरू जी कहा करते थे कि बच्चे ही देश का धन है, वे ही भारत का भविष्य हैं। यह दिन बच्चों को अपने प्यारे चाचा के इसी विश्वास की याद दिलाता है। यह दिन हमें संदेश देता है कि हम नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलकर स्वयं को सुखी बनाए, संसार में उनका मान बढ़ाए। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे चाचा नेहरू का इसमें क्या है, अलग अलग अवतरण बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 अवतरण में बनाए गए, यानी कि कुछ पहले अवतरण में हमने अपनी कुछ बातें कही, फिर दूसरा अवतरण बनाया हमने, फिर तीसरा अवतरण बनाया। तो हम इस प्रकार से भी हम अपना निबंध लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्रातःकाल की सैर। प्रातःकाल क्या होता है? सुबह की सैर। ठीक है, देखो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रातःकाल की सैर जरूरी है। ठंडी और स्वच्छ वायु वातावरण और मन को ताजगी देती है। जिस तरफ हरियाली हो वहां सैर के लिए जाना ज्यादा लाभकारी होता है। हरियाली हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। पक्षी उस समय चहचहाते हैं, तो देखते हैं ना सुबह के समय जब घूमने जाओ तो पक्षियों की आवाज हमें सुनाई देती है ना। फूल खिल जाते हैं, फूल कितने सुंदर दिखते हैं। ओस की बूंदें मोतियों के समान चमकती हैं। थोड़ा ठंड का अगर मौसम हो तो हम देखते हैं कि ओस की बूंदें पत्तों पर कैसे लगती है, जैसे कि मोती चमक रहे हैं। ठीक है, प्रातःकाल की वायु हमारे मन और मस्तिष्क में ताजगी प्रदान करती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है। प्रातःकाल की सैर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हितकारी है, यानी कि हमारे शारीरिक रूप से यानी कि हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है और हमारे मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। प्रातःकाल की सैर से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए अगला हम निबंध लेखन पढ़ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो देखिए पढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। देखो संसार में बहुत से पक्षी पाए जाते हैं। पक्षी तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे, मगर पक्षियों में सबसे सुंदर मोर होता है। कौन सा पक्षी होता है सबसे सुंदर? मोर। क्योंकि उसके मोर पंख क्या है, जब वो अपने मोर पंख फैलाकर जब नाचता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो सब बच्चों को पक्षियों में मोर सबसे अच्छा होता है, इसीलिए ही इसको हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। यह पक्षी भारत में बहुत ठंडे प्रदेशों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, जो ज्यादा ही ठंडे प्रदेश होते हैं वहां नहीं होता, नहीं तो लगभग हर जगह ही मोर हमें देखने को मिल जाता है। इसका रंग नीला होता है। यह देखने में बहुत सुंदर होता है। इसके सिर पर एक कलगी होती है। इसके पंख लंबे, नीले और तथा सुनहरे रंग के होते हैं। इसके पंखों पर छोटे छोटे गोल गोल चकते भी होते हैं। यह बहुत तेज नहीं उड़ सकता। ठीक है, वर्षा ऋतु में जब बादल उमड़ने लगते हैं तो यह अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगता है। नृत्य करने लगता है मतलब कि नाचने लगता है। कब? जब बादल आकाश में आवाज कर रहे हो, बादल आकाश में उमड़ रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है मानो वह बादलों के अभिनंदन के लिए मस्तक होकर नाच रहा हो। तो तब कैसा लगता है? जैसे कि बादलों का स्वागत कर रहा है और उनके स्वागत करते हुए ये नाच रहा है अपने पंख फैलाकर। भगवान श्री कृष्ण भी अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण आपने देखा होगा ना, भगवान श्री कृष्ण जी अपने सिर पर क्या लगाते थे? मोर पंख। मोर कार्तिकेय भगवान का वाहन है। मोर के पंख से पंखे भी बनाए जाते हैं। मोर सांपों का शत्रु है। आजकल हमारे देश में मोरों की संख्या कम होती जा रही है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति की इस सुंदर प्राणी को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। विलुप्त होने से मतलब कि गायब होने से, कि ये हमारी धरती से ना गायब हो जाए, हमें इसको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा मोर के बारे में। अब अगला हम पढ़ते हैं समय का सदुपयोग। देखिए समय का सदुपयोग क्या होता है? समय का अच्छा उपयोग, कि हम समय का अच्छा उपयोग कैसे करते हैं। देखो समय के सदुपयोग से तात्पर्य यह है कि हमें निर्धारित समय पर ही अपना कार्य करना चाहिए। निर्धारित मतलब कि जो हमने अपना काम निर्धारित कर रखा, जो हमने अपना समय निर्धारित कर रखा है, उसी समय हमें अपना कार्य करना चाहिए। जिस कार्य के लिए जो समय उपयुक्त है वह उस समय वही कार्य करना चाहिए। यानी कि जो काम हमारा जिस समय सही है, कि ये काम उस समय सही होना चाहिए, तो हमें अपना काम क्या उसी समय करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, बहुत ताकत होती है समय में। समय न तो किसी के लिए रुकता है तथा न ही कभी लौटकर वापस आता है। समय नहीं रुकता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ, तुम अपना काम कर लो। नहीं, समय क्या चलता रहता है और एक बार जो समय चला गया वो कभी फिर लौट कर भी नहीं आता है।
समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना, इसीलिए हमें समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी देर तक सोते रहते हैं, वे न तो अपना गृह कार्य समय पर पूरा करते हैं और पढ़ने से भी जी चुराते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ विद्यार्थी जो वो क्या करते हैं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करते। क्यों? सोते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर हमारा ये समय अब चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता है। ठीक है, तो हमें अपना क्या है, पढ़ने में मन लगाना चाहिए, पढ़ने से जी नहीं चुराना चाहिए। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि समय का सदुपयोग करने के लिए एक तालिका बनाए, यानी कि अपना समय का सदुपयोग करने क्या करें, एक तालिका बनाए कि हमें किस समय हमें सोना है, कब हमें पढ़ना है, कब हमें किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, कब हमें खाना है पीना है, सारे क्या है अपनी एक तालिका बनानी चाहिए और उसके अनुसार अपने सारे कार्य करने चाहिए। उस तालिका में सभी आवश्यक कार्य जैसे पढ़ना, खेलना, टीवी देखना, आराम करना, गृह कार्य करना आदि के लिए उपयुक्त समय का बंटवारा करें। ठीक है, यानी कि जो समय जो काम जब तुम्हारा सही हो उस समय ये तालिका में आप अपना बंटवारा कर सकते हैं। इस तालिका को बनाने के बाद इसका पालन भी नियमित रूप से करना चाहिए। अब ये नहीं कि तालिका बना दी तो फिर आप सोते रहे, नहीं, अगर आपने तालिका बनाई तो उसका नियमित रूप से प्रयोग भी करो, जो आपने तालिका बनाई उसका नियम भी अब फिर फॉलो करो। आप भी समय का सदुपयोग करके प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन सकते हो। अगर आपने जो अपनी एक तालिका बनाई है समय का सदुपयोग की, अगर आप उसके अनुसार अपने कार्य करेंगे तो आप क्या है, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो समय है वो क्या बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे मेरे प्रिय अध्यापक के बारे में। देखो, हमारे विद्यालय में 20 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, उनमें मुझे श्री राकेश शर्मा जी सबसे अच्छे लगते हैं। श्री राकेश शर्मा जी हमारे कक्षा अध्यापक है, वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। श्री राकेश जी के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, वे हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, उनका स्वभाव बहुत कोमल है। वे पढ़ाते पढ़ाते हमें नई नई बातें बताते रहते हैं। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। उनकी कक्षा में सभी बच्चे अनुशासन में बैठकर पढ़ते हैं। राकेश जी की वेशभूषा अत्यंत सादी है। ठीक है, वे हमेशा समय पर आते हैं। विद्यालय के सभी बच्चे उनका सम्मान करते हैं। हिंदी पढ़ाने के अलावा उन्हें गणित, गृह विज्ञान, कला तथा नाटकों में भी दिलचस्पी है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर वे अच्छे अच्छे कार्यक्रम तैयार करवाते हैं। मुझे अपने कक्षा अध्यापक श्री राकेश शर्मा जी पर गर्व है। तो ये किस पे है, मेरे अध्यापक पे। ठीक है, तो क्या क्या सीखा देखो बेटा हमने पाठ में, क्या सीखा हमने, पहला है देखो निबंध का अर्थ है बंधा हुआ। दूसरा, निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। आगे, निबंध संक्षिप्त लिखा होना चाहिए। तो बच्चों, सबने निबंध लेखन पाठ पढ़ा, कितने सारे हमने निबंध भी पढ़े, तो सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आप और निबंध लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे निबंध पढ़े, तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसको बेटा और अच्छे समझने के लिए आप इनका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।